आखिरकार मैंने RRR देख ही ली। मानता हूँ थोड़ा लेट हो गया, मगर ये लेट रिव्यू आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और वैसे भी आज रामनवमी है और इससे अच्छा दिन हो भी कौन सा सकता था, क्योंकि इसमें हम फिल्म के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि वाई RRR वर्कड। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। RRR राइज, रोर और रिवोल्ट SS राजामौली की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म कोरोना के चलते लेट रिलीज हुई, मगर इस फिल्म को जो भौकाल जमाना था वो इसने तब भी जमा लिया। जहां कराचीवुड की फिल्म्स एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही हैं, वहीं राजामौली अपनी फिल्म से कराचीवुड को RRR समझा रहे हैं। इस फिल्म में रामचरण, जूनियर NTR, जितनी जरूरत थी उतनी ही आलिया भट्ट, बिल्कुल सटीक अजय देवगन और रे स्टीवनसन है। अब मैं आप फिल्म की कहानी से ज़्यादा इस पर बात करूंगा कि क्यों RRR एक तेलुगु फिल्म होते हुए भी कैसे पूरी पैन इंडिया फिल्म बन गई, और क्यों अब कुछ कराचीवुड के स्टार्स जो अब ये कहते फिर रहे हैं कि हम नंबर 2 नहीं है, हम तो भाई किसी भी रीजनल सिनेमा में काम नहीं करेंगे, उन्हें इस RRR से सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि फिल्म किसी भी भाषा की हो, अगर उसमें RRR नहीं होगा तो आप बच्चन पांडे लाओ या फिर अटैक, सभी कुछ फ्लॉप हो जाएगा। अभी आप लोग कहेंगे कि RRR तो राइज, रिवोल्ट और रोर है। नहीं, मैं जिस RRR की बात कर रहा हूँ वो RRR अलग है, जो कराचीवुड में बहुत सालों से मिसिंग है। वो है रियल रूटेड राष्ट्रवाद। जी हाँ, क्योंकि कुछ सीजनल राष्ट्रवादी एक्टर्स ने अपने राष्ट्रवाद को भी अपना बिजनेस बनाया हुआ है। रियल बोले तो सत्य, जैसे ये फिल्म अनअपोलोजेटिक है अपने मैसेज में, कोई फेक ह्यूमैनिटेरियन नहीं है। जो भारतीयों को उस समय ब्रिटिश राज में औकात होती थी वही सब कुछ इस फिल्म में बिना लाग लपेट के उतारा गया है। कैसे उस काल में भारतीयों को किसी अंग्रेज के सामने बिना नजर मिलाए, गर्दन झुकाए, अलग दरवाजे से जाकर खड़े रहना पड़ता था, और ये भी कि आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल नहीं बल्कि कई रक्तों को बहाने के बाद मिली है। फिल्म के लास्ट में जो सॉन्ग फिल्माया गया है उसमें उन सारे रियल फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट दिया गया है जिन्हें कराचीवुड ने हमेशा ही इग्नोर किया है। जो फ्लैग इस फिल्म में छाया रहा वो भारत का वो फ्लैग है जिसे वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम भीकाजी कामा ने डिज़ाइन किया था, जो जर्मनी में फहराया गया था। 1907 में बने इस फ्लैग में वंदे मातरम बीच में है, लाल, केसरिया और हरा रंग में ये पूरी तरह से डिवाइडेड है। जिन लोगों को आज वंदे मातरम गाने में प्रॉब्लम होती है उन्हें शायद ये फ्लैग पसंद नहीं आएगा, मगर जो सत्य है वो भैया यही है। फिल्म अलूरी रामा राजू और कोमारम भीम के जीवन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इस फिल्म में डायरेक्टर का मकसद बायोपिक बनाना नहीं बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य बताना था। इसलिए फिल्म जिस मोड़ पर खत्म होती है वहां आपको ये जरूर लगेगा कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अब जब बात रियल की आती है तो इसमें इन दोनों के रोल निभाने वाले एक्टर्स ने इस फिल्म में अपना अभी तक का बेस्ट दिया है। स्पेशली रामचरण जी ने। ये कैरेक्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, जिसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने ही लोगों पर जुल्म करना पड़ता है। वेंकट रामाराजू, जो कि अलूरी रामाराजू के पिता थे, जिनका रोल अजय देवगन ने निभाया है, अगेन इस रोल में भी थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। मगर जो बात रियल थी वो ये कि फिल्म में और हिस्ट्री में भी वेंकट रामाराजू ने अपने ही बेटे को आज़ादी का रियल मतलब समझाया था। आलिया भट्ट, शायद इस फिल्म में इनको उतना ही स्पेस दिया गया जितना स्टोरी डिमांड करती थी। वैसे सुनने में आया है कि आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर RRR के प्रमोशनल फोटोज को हटा दिया है और वो अपने सीन्स काटे जाने से राजामौली सर से नाराज चल रही हैं। खैर, मुझे तो यही आश्चर्य है कि इस रोल के लिए राजामौली को इतनी महंगी एक्ट्रेस को साइन क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये रोल कोई भी एक्ट्रेस जो बजट में आ जाती वो ये रोल अच्छे से कर सकती थी। मगर लगता है कराचीवुड के बिग बॉसेस को खुश रखने का ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि मूवी बिजनेस पर अब भी इन्हीं लोगों का कब्जा है। अब आते हैं रूटेड पर। फिल्म के पहले हाफ में जहां लिबरल्स को इस फिल्म में गंगा जमुना तहजीब दिख रही थी, वो इस फिल्म के क्लाइमैक्स तक आते आते हिंदू फासिज्म पर आकर रुक गई, क्योंकि अब पंचर बनाने वाले अख्तर जैसे ही भीम बनने लगा तब इन दुर्योधनों की जंगाएं टूटने लग गईं। मतलब ऐसा मेल्टडाउन कौन करता है राजामौली सर? हर छोटी छोटी डिटेल्स, हर सीन में कुछ ना कुछ रूटेड सटल सिंबल्स हैं।
फिर भले ही वो आग हो, पानी हो, मंदिर हो या फिर रिचुअल्स। जब रामचरण सर का कैरेक्टर अपने असली रूप में आता है तब ये फिल्म अपने असली कलर में आती है। जब भीम अपने असली रूप में आता है और अपने रूट्स पर परफॉर्म करता है तो जो लोग शुरू में अख्तर के पंचर में सेकुलरिज्म ढूंढ रहे थे उनका सेकुलरिज्म उसी समय पंचर हो जाता है। एक और बात जो शायद हम लोग कभी समझ नहीं पाते, हमेशा हमें फ्रीडम स्ट्रगल में शहर और गांव तक दिखाया जाता है मगर हमारे वनवासियों का योगदान हमेशा भुला ही दिया जाता है या सीधी भाषा में कहूँ तो उन्हें इग्नोर किया जाता है। मुगलों के समय से फिर भले ही महाराणा प्रताप के लिए राणा पुंजा हो या फिर बिरसा मुंडा हो या फिर इस फिल्म में, इनके योगदान को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्यों आज क्रिश्चियन मिशनरीज सबसे पहले हमारे वनवासी भाइयों को ही टारगेट किए हुए हैं? क्योंकि शायद हमारे समाज ने उनको वो स्थान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेफ्टिस्टों ने हमारे ही वनवासी भाइयों को आज हिंदू धर्म से अलग करने की कोई कसर नहीं छोड़ी मगर इस फिल्म ने फ्रीडम स्ट्रगल के साथ राम की वंदना कर इस एजेंडा को भी अपरूट कर दिया क्योंकि रूट तो सभी की सनातनी है। फिर भले ही कुछ लोग अमर अकबर एंथोनी करने में लगे हों मगर सच बात तो यहाँ भी है कि भाई सबका बाप रामलाल है। अब आते हैं राष्ट्रवाद पर। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आजकल अलग अलग फ्लेवर्स के राष्ट्रवाद अवेलेबल हैं। जी हाँ, एक सेकुलर राष्ट्रवाद, एक लिबरल राष्ट्रवाद, एक फेमिनिस्ट राष्ट्रवाद, जैसा कि कुछ कराची वुड के स्टार्स हम ही लोगों को बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं। जबकि असली राष्ट्रवाद अनअपोलोजेटिक हिंदू है। जी हाँ, इस फिल्म के लास्ट के 30 मिनट्स इस बात को पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। आज जहां आपको एक टेररिस्ट दिखाकर दूसरी तरफ उसे बैलेंस करने के लिए एक मॉडरेट शांतिदूत दिखाकर राष्ट्रवाद के नाम पर ही आपको फिर से अपोलोजेटिक बनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हर बार राष्ट्रवाद को एक सेकुलर एंटिटी बनाकर उसे उसकी जड़ों से अलग किया जाता है। जैसे बिना आत्मा के शरीर मृत है, ठीक वैसे ही सनातन के बिना राष्ट्रवाद मृत है। भारतवर्ष एक राष्ट्र से बड़ा है, ये एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन जो सबसे पुरानी है। हमने सभी को अपनाया है मगर हमने हमारी जड़ों को कभी त्यागा नहीं है। राम, कृष्ण और महादेव की यह धरती है जहाँ वेद, पुराण, उपनिषद इन सभी की संरचना हुई, जहाँ मानव की वो सभ्यता है जो कभी पूरे विश्व पर राज कर सकती थी मगर वो अपने धर्म को नहीं छोड़ी। ये सटल मैसेज इस फिल्म को पूरे भारत से कनेक्ट करता है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सभी शस्त्रधारी हैं मगर जो अहिंसा का झूठ हमें पढ़ाया गया है जिससे हमारी ना जाने कितनी जनरेशन्स नपुंसक होती जा रही हैं, अगर उन्हें सही मायनों में ठीक करना है तो धर्म को जगाना ही पड़ेगा। भारत हमेशा धर्म का रक्षक रहा है और आगे भी रहेगा। अगर आप लोग ये बात समझ पाएँ कि इस राष्ट्र की बुनियाद कोई किताब या कोई कानून नहीं बल्कि धर्म है जिसे बचाने के लिए हज़ारों सालों से हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, तब जाकर आप लोगों को असली आज़ादी का मतलब समझ आएगा। जिन लोमड़ियों को 1947 के बाद भारत को राज करना मिला वो शायद इसलिए कर पाए क्योंकि हमारा देश 1000 सालों की गुलामी से हटा था मगर कोई नहीं था जो धर्म को बता सके। मगर जैसे अब समाज में क्रांति आ रही है तो कईयों के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उन्हें डर है आपके पास्ट से, आपके फ्यूचर से। क्योंकि अगर आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं तब शायद आपको बताना नहीं पड़ेगा कि इस भारत के असली भाग्य विधाता कौन है। और अब चलते चलते एक संदेश जॉन अब्राहम के नाम। देखो जॉन बाबू, तुमने अपने घमंड का नतीजा तो देख लिया। जिनको तुम नंबर 2 बोल रहे थे और जिन्हें तुम सिर्फ एक रीजनल बोलकर छोटा कर रहे थे, आज उन्होंने ही पूरे कराची वुड की नींद उड़ा कर रखी है। माना तुम्हें राष्ट्रवाद की दुकान चलानी है मगर दुकान में माल तो असली रखो क्योंकि जनता इस बार सब कुछ चेक करती है। छोटा सा भी एजेंडा फिर भले ही वो सटल तरीके से ही हो वो भी पकड़ लेती है। इसलिए मेरी एक सलाह है, कुछ दिन साउथ की फिल्में कर लो, शायद सोनू सूद वाला ही रोल तुम्हें मिल जाए और वो भी ना हो सके तो एटलीस्ट इन तस्वीरों को देखो कैसे वहाँ के स्टार्स अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अगर आप भी भारतीय सिनेमा को लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।